Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर इस तरीके से आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और जाके वहाँ पर भी सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, ये आपको प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करेंगे आज के छोटे से मोटिवेशन के साथ में। मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अब ये मोटिवेशन जानबूझ के उठाया गया है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, सर मैं एक चीज़ से परेशान हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। अब यार देखो, नींद सभी लोगों को आती है और ज़रूरी भी है ना। लाइफ के अंदर जितना काम कर रहे हो उसके बाद वापस से बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, बॉडी को रिचार्ज करने के लिए जो स्लीप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इतनी भी गहरी ना हो कि भाई हमेशा ही आ रही है, चाहे दिन हो रात हो। दिन में भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रात में तो वैसे भी सो ही रहे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सर कितने घंटे सोने चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए। देखो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक मौका मिला है बताने का। तो जब भी हम लोग स्लीप की बात करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा स्लीप की बात में क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। ये नहीं है कि हाँ भाई कितना सोना है, ठीक है 8 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है, ऐसा भी नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से आपको देखना होगा। अगर 5 घंटे सो रहे हो, आपकी बॉडी रिचार्ज है, पूरी तरह से काम कर रही है अच्छे से, आपकी एनर्जी कहीं पर भी डाउन नहीं हो रही है, तो आपके लिए 5 घंटे की स्लीप बिल्कुल सूटेबल है। अगर 8 घंटे की स्लीप में आप लोग पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर रहे हो पूरे दिन में, तो 8 घंटे की स्लीप यहाँ पे बेटर मानी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर कि भाई 7 से 8 घंटे, 8 घंटे 9 घंटे सोना ही सोना है, ऐसा बिल्कुल है नहीं, ठीक है ना। तो इस बात पे बिलीव मत करना, अपने पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर इस चीज़ को देखना है। अब ये मत कहना कि सर मुझे पूरे दिन ही नींद आती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई 10 घंटे की नींद ले रहे हैं कि 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी सर मैं एनर्जेटिक फील नहीं करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप अपने गोल के प्रति सही से बढ़ नहीं रहे हो, है ना। गोल के प्रति इतने लॉयल नहीं हो। जो आपने गोल सेट किया है उसको एक बार देखो तो यार, 1 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत में सब कुछ बदल जाना है। आप लोग यहाँ पर खुद इस बात को सोचो यार, 1 साल दबा के मेहनत करना है, ऐसी मेहनत करना है कि कोई दूसरा मुझे देखे तो वो डर जाए कि यार मैं ऐसी मेहनत नहीं कर सकता। तो ऐसी मेहनत करनी है और लग कर पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है। देन उसके बाद में पूरा टाइम पड़ा आराम से सोना, आराम से जो भी सपने वो पूरे करना। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं बाकी काम नहीं कर पाता हूँ। देखो यहाँ पर सब कुछ कर पाओगे, 1 साल की मेहनत है। उसके बाद यहाँ पर आप पूरे फैमिली का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो कंडीशन है वो चेंज कर सकते हो, ये खुद यहाँ पर सोचो। लेकिन 1 साल पूरी शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी के साथ में, लॉयल्टी के साथ में जो गोल डिसाइड किया है ना उसके प्रति बढ़ते रहो पूरे ऑनेस्टी के साथ में। ये मत सोचो यार कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं, कंपटीशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 लाख 15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं यूपीएससी का, देन उसमें से 1000 निकल रहे हैं। आप उस कंपटीशन को कम कर दो। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर एग्जाम देते ही देते हैं, हर कोई एग्जाम आ रहा है उसको भर दिया। बहुत सारे इस कैटेगरी में भी देखने को मिलेंगे। जो एग्जैक्ट कंपटीशन है आपका स्टार्टिंग के 50-60 हज़ार 1 लाख स्टूडेंट्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग चीज़ों को बीट कर सकते हो। अगर एक आपके मतलब जो गोल है उस गोल के प्रति आपके अंदर एक लॉयल्टी है कि हाँ यार मुझे करना ही करना है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे 1 साल में इसको निकालना ही निकालना है, तो फिर नींद तो मैटर करेगी नहीं ना, या कोई दूसरी चीज़ भी मैटर लाइफ में करेगी नहीं। हाँ बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है, वही चीज़ आपको आगे पुश करने में मदद करता है। तो नींद उतनी लो जितनी रिक्वायरमेंट है, और इतना भी मत खो जाना कि जिससे कि अपना जो गोल है उसको भूल जाओ। थोड़ा सा लंबा हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे इस चीज़ को लेकर मैसेजेस मेरे पास में भी आते रहते हैं। चलो फिर अब आते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और एक आर्टिकल एथिक्स को लेकर भी है, बहुत डिटेल में बात करेंगे करप्शन को लेकर। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। ये रिसेंटली द हिंदू के अंदर आया था, मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन करे गए जो कि द हिंदू में नहीं थे,
तो कुछ अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा आपको। मेंशन किया जाता है बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी फॉर द LGBTQIA+ कम्युनिटी। अब यहाँ पर LGBTQIA के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, ये सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर LGBTQIA के अंदर में आती हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या होता है ना, कोर्ट ने इनके कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर बैन लगा दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो जो बैन लगाया गया है उसके पीछे क्या है कारण, वो सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टॉपिक्स एक बार रीड कर लेना, टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। पहली चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC इसने क्या किया, सारे के सारे स्टेट के मेडिकल काउंसिल्स को एक रिटन में नोटिस दे दिया, और नोटिस देने के बाद में बोल दिया कि भैया LGBTQIA कम्युनिटी का जो कन्वर्जन थेरेपी है ना उसको पूरी तरह से बैन कर दो। साथ ही साथ में नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह भी बोला कि ये जो थेरेपी है ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये गलत तरीके से हो रही है, इस चीज़ को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, बिल्कुल भी एथिकली सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर जोर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह भी बोला कि हम मद्रास हाई कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट के खुद के डायरेक्शंस थे, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्विटीज एंड एथिक्स रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंदर में बोला है कि कन्वर्जन थेरेपी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह बोला कि हमने मद्रास हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए ये बात रखी है कि देखो इसके कन्वर्जन थेरेपी को रोकना होगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कन्वर्जन थेरेपी आखिरकार होती क्या है। देखो कन्वर्जन थेरेपी आपको नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे अपना जो जेंडर है, जेंडर की आइडेंटिटी जो पहचान है उसको यहाँ पे बदला जाता है ना। अलग अलग तरीके से साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट से या दवाइयों की मदद से, ड्रग्स की मदद से यहाँ पर क्या किया जाता है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम लोग कन्वर्जन या रेपेरेटिव थेरेपी के नाम से जानते हैं, जो कि पूरी तरह से आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी को बदल देगा। तो बेसिकली इसी के ऊपर यहाँ पे रोक लगाने के लिए बात की गई है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर डिटेल से बताया है कि रीज़न क्या है इसके पीछे का, क्या है कारण। क्योंकि एक रिपोर्ट आती है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें AACAP के अकॉर्डिंग, ये AACAP क्या है, यह अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री। इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो ये कन्वर्जन थेरेपी होती है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, इससे मेंटल हेल्थ कंडीशंस बुरी हो सकती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रग का गलत यूज़ की वजह से, कभी कभी यहाँ पर ड्रग का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसकी वजह से भी यहाँ पर लोग सुसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं इस कन्वर्जन थेरेपी के अंदर में। और ये जो थेरेपी है ये बहुत ही मतलब जो लिटिल एक्सपर्ट्स हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं उस फील्ड के अंदर, वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न बताया गया है, कहीं ना कहीं लोगों की जान को खतरा ही है इससे। दैट इज़ वाई यहाँ पर बोला गया ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। साथ ही साथ में मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर दिए हैं। जैसे इन्होंने बोला कि भैया देखो पहली बात तो आप लोग इस थेरेपी को रोक दोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर फिर भी इसको बैन करने के बाद में भी कोई भी प्रोफेशनल्स इसके प्रति थेरेपी करते हैं या फिर मतलब कन्वर्जन थेरेपी को फिर भी अपनाते हैं, तो उन प्रोफेशनल्स का लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने प्रोफेशन को आगे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रोफेशनली मिसकंडक्ट की कैटेगरी में रख दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये बात समझ में आई है। साथ ही साथ में देखो हो क्या रहा है ना, कोर्ट ने ये सारी बातें बोली हैं, इसके साथ में एक चीज़ और भी ऐड करी है कि जो आज के टाइम पर LGBTIQ कम्युनिटी देखने को मिलती है ना, इनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनकी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पता चलता है यहाँ पर कि लड़का या लड़के, आप कह सकते हो जो भी बच्चा है वो LGBTIQ कम्युनिटी का है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। फिर सोसाइटी के अंदर बहुत भेदभाव होता है, हर जगह पर वो कम्युनिटी के जो लोग हैं ना बिल्कुल अलोन फील करने लगते हैं। तो ये बताया गया कि उसके चक्कर में कन्वर्जन थेरेपी की तरफ वो बढ़ते तो हैं, लेकिन इसका एक सुझाव यह है कि साथ में इनके कोऑपरेट क्यों नहीं किया जाए। हमारे पास में बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का एक्ट देखने को मिलेगा, जो कि उनके राइट्स को, उनके हक को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पर एजेंसीज को बोला गया भाई इस चीज़ को फॉलो करो, राइट्स को प्रोटेक्शन दो, प्लस ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको पूरी तरह से रोका जाए, तब जाके यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर अभी मद्रास हाई कोर्ट के थ्रू देखने को मिली है। आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी मिली। एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको हम पहले कवर कर चुके हैं। अब इसको मैं दोबारा क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि
आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में डेली करंट अफेयर का वीडियो में रेगुलर बेसिस पर नहीं ला पा रहा था, तो कुछ आर्टिकल्स रह गए थे, तो उनको भी कवर किया गया है, लेकिन इसको बाद में कवर करेंगे। अभी एक अच्छा आर्टिकल है, पहले उसको देखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये होमोसेक्सुअलिटी को एक डिजीज समझकर उसको बेसिकली यहाँ पर एक जेंडर आइडेंटिटी को कन्वर्ट करवा रहे हैं, उसकी थेरेपी करवा रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि जो थेरेपी है ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर करवाई जा सकती है या करवाई जाती है कुछ ऐसे मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उनके थ्रू। तो उसको यहाँ पर रोकने के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अभी LGBTI की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको ये सारी बातें, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये जो कन्वर्जन है ये बेसिकली ड्रग्स के माध्यम से, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, एक्सोर्सिज्म के माध्यम से, इवन यहाँ पर वायलेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस प्रकार से जो ये हो रहा था कन्वर्जन, उसके ऊपर यहाँ पे रोक लगाई गई। क्लियर हो गया? चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 और साथ ही साथ में GS पेपर नंबर 4 एथिक्स से भी रिलेट कर पाओगे। डिस्कस करेंगे करप्शन इन सिविल सर्विसेज के बारे में। तो सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारा करप्शन देखने को मिलता है। इनफैक्ट ओवरऑल पूरे करप्शन को ही हम लोग कवर करेंगे। करप्शन है क्या, प्लस कितना खतरनाक है, इसका कितना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डायरेक्टली करप्शन के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे पहले पूछा गया है, तो आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स आज कलेक्ट हो जाएंगे। इस वाले आर्टिकल को GS पेपर नंबर 2 से आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो हुआ क्या, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 76 इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर मेंशन किया कि भारत के अंदर जो भी नेपोटिज्म है, जो भी करप्शन है, इन चैलेंजेस को हमें जल्द से जल्द खत्म करने की आवश्यकता है। जिसकी वजह से करप्शन जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है क्या करप्शन, जिसको हम लोग हिंदी में भ्रष्टाचार भी बोलते हैं। करप्शन बेसिकली एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर है बाय दोज हु इन पोजीशंस ऑफ पावर। ऐसे लोग जिनके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट बिहेवियर दिखाना, वही बेसिकली यहाँ पर भ्रष्टाचार कहलाता है, वही करप्शन कहलाता है। अब वो डिसऑनेस्ट बिहेवियर अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर ब्राइबरी यानी घूस लेना, डबल डीलिंग करना, इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स को लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पर काम किए जाते हैं, बहुत सारा घूस खाया जाता है। खासकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात ब्राइब्स की ही की गई है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पोजीशन की जो वैल्यू है वो लगातार डिग्रेड होती हुई नज़र आती है। जो भी लोग पावर में होते हैं, जो भी जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर है, वो यहाँ पर समझते यह हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज में बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, जब भी आप लोग यहाँ पर उसके थ्रू एक ज्वाइनिंग लेते हो तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि वो जो पावर्स है उनका एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वही बेसिकली करप्शन है, वही भ्रष्टाचार है। और करप्शन को लेकर एक इंडेक्स आता है, अगर आप लोग साल 2021 का वो इंडेक्स देखोगे ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, तो उसमें भारत की रैंक 180 कंट्रीज़ में से 85वें नंबर पर है, आप ये देख सकते हो। तो काफ़ी हद तक डाउन नंबर पर हम लोग देखने को मिलते हैं इस करप्शन के मामले। मतलब करप्शन एक ज़्यादा ही हद तक देखने को मिलता है कंट्री के अंदर। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द प्रेवलेंस ऑफ करप्शन इन सिविल सर्विसेज। क्या है कारण करप्शन के इतने बढ़ने के, यानी कि प्रेवलेंस मतलब जो फैलाव है, जो प्रसार हो रहा है करप्शन का सिविल सर्विसेज के अंदर, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या है कारण। सबसे पहला कारण यहाँ पर यह है कि सिविल सर्विसेज के अंदर आपको पॉलिटिसाइजेशन बहुत देखने को मिलेगा। मतलब यह है, जब सिविल सर्विसेज की जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हो एज अ रिवॉर्ड फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा राजनीति घुस चुकी है। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है, घूसखोरी के लिए उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है जिसकी वजह से करप्शन लगातार बढ़ रहा है। दूसरा आप देखोगे करप्शन इसलिए भी बढ़ रहा है, जो कि एक मतलब देखने वाला मुद्दा है और इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला मुद्दा भी यह है कि इस सिविल सर्विसेज सेक्टर में जो वेजेस मिल रही हैं, जो सैलरीज मिल रही हैं ऑफिसर्स को, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। आज के टाइम पर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल सर्विसेज में आप देखोगे वेजेस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ जो है ना, जो कि बेसिकली करप्शन के लिए ही घुसे हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं घूस लेना चालू करते हैं और वो घूस बहुत बड़े बड़े लेवल पर लेते हैं। और रिसेंट टाइम में ऐसे कितने सारे केसेस हमारे सामने आए थे, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत सारा घूस वगैरह लिया हुआ था। ये यहाँ पर आपको दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिलेगा। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास में करप्शन को रोकने के लिए बहुत सारे कानून ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उस कानून को लागू करने में हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। कानून को प्रॉपरली लागू नहीं कर पाए हैं। अब ऑब्वियस ये बात है, कानून है, जब यूज़ नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। यानी करप्शन के प्रति कानून हमारे पास में है, लेकिन करप्शन लगातार हो रहा है,
लेकिन लॉज के थ्रू उन करप्शन के अगेंस्ट में स्टेप नहीं उठाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन इंक्रीज होता नजर आएगा। तो ये भी एक कारण देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ईजी हो जाता है, जो भी पावर में बैठे हैं ना, इनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भैया जो सही है उस चीज़ को हटाकर जो गलत काम है उसको यहाँ पर अपनाया जाए। बहुत सारे केसेस हम लोग ऐसे देखते रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि करप्शन जो बढ़ रहा है सर, इसका कोई इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है क्या? क्या है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो देखो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है ओवरऑल पूरे कंट्री के हेल्थ के ऊपर। वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, लोगों के ऊपर, लोगों की पब्लिक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिकली लोगों के लोगों के ऊपर तो पड़ेगा, साथ साथ पब्लिक लाइफ के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसको मैं आगे बताऊंगा। पहली बात तो जिस सर्विस के अंदर काम कर रहे हो, वहाँ पे करप्शन कर रहे हो, पकड़े जा रहे हो, उसके बारे में न्यूज़ आ रही है, उस सर्विस के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो। अभी बहुत सारी अलग अलग आपको सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एरियाज देखने को मिलते हैं। म्यूनिसिपैलिटी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये लोग भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उस सर्विस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन, बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड लेवल की क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं हर तरफ से पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो है जेब वो भर जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप देखोगे करप्शन की वजह से इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है करप्शन सिर्फ एक ही जगह पर हो रहा है, करप्शन हर एक लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जुडिशरी सिस्टम में देखने को मिलेगा, और जुडिशरी सिस्टम में अगर भ्रष्टाचार होता है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉपर न्याय नहीं मिलेगा। इम्प्रॉपर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। विक्टिम्स यहाँ पर बुरी तरह से सफ़र करने लगेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस करप्शन की वजह से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहता है, 10 साल तक चलते रहता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे करप्शन की वजह से क्या हो रहा है ना, जितना ज़्यादा करप्शन होगा बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? प्रॉपरली पानी, जो पीने का पानी है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रॉपर रोड नहीं बन पा रही है। पैसा तो आ रहा है ऊपर से, लेकिन वो पैसा वो सारे के सारे ऑफिसर्स बांट के खा ले रहे हैं। तो वो पैसा कहीं ना कहीं जो लगाना चाहिए था लोगों के ऊपर, वो बेसिकली पैसा नहीं लगाए। लोगों के पास में साफ पानी नहीं पहुंचा, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना है, क्वालिटी फूड ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे हैं, जो दूध मिल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी सारी मिलावटें हो रही हैं। तो ये सब बेसिकली कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये भी कहीं ना कहीं करप्शन के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जेन्युइन रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलेगा। बहुत सारी रिसर्च की जाती है इंडिविजुअल्स के थ्रू। देखो जो रिसर्च होती है ना इंडिविजुअल्स के थ्रू, अब बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को लेकर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो उनको भी सरकारी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट इनको फंड प्रोवाइड करवाती है ताकि आप रिसर्च करो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। अब होता क्या है, यहाँ पर जो वो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग आ रही है ना, वो फंडिंग करप्ट ऑफिसर्स आदि खा लेते हैं, या फिर पैसा देने के लिए भी, मतलब जो फंडिंग आई है और वो फंडिंग यहाँ पर रिसर्चर्स तक पहुँचानी है, उसके बीच में एक ऑफिसर है, तो वो ऑफिसर क्या करता है, उसमें भी पैसा काट लेता है या घूस लेने की कोशिश करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जब चीज़ें बढ़ती हैं और जब लोगों को देखने को मिलती हैं, नज़र में आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है ना रूलर्स के लिए वो काफ़ी कम हो जाती है। ये बात यहाँ पे बताई गई। लोग जो है अपने हिसाब से वोटिंग देकर सरकार को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट के अंदर में ही जो पॉलिटिशियंस है वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो लोगों का विश्वास जो है ना इस वोटिंग से हट जाएगा, वो आगे वोट नहीं देने जाएंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में लोगों का जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है सरकार के अंदर में, वो लगातार कम होता हुआ नजर आएगा। अगले टाइम वो एक तरीके से पूरी तरह से विश्वास खो सकते हैं, वोट नहीं दे सकते अगली बार। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बेसिकली उन पोस्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते जहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा है। अब पता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में बहुत सारा करप्शन है, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, हार्ड वर्किंग पीपल है ना, वो बेसिकली यहाँ पर चाहते ही नहीं कि हम लोग ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करें, ऐसी जगह को ज्वाइन करें जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट है, ये एरिया बहुत करप्ट है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है कि वहाँ पे ऑनेस्ट पीपल जाना नहीं चाहता, वो करप्शन वहाँ पर उस लेवल पर बढ़ता ही चला जाता है। अब इकोनॉमी के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि करप्शन की वजह से हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी जो बॉडीज़ हैं वहाँ पे करप्शन होगा, पैसा सही से यूज़ नहीं होगा, तो इससे बहुत सारा जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से आने वाला आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर निवेश हो रहा है ना, वो सब कंट्रीज़ वापस से विड्रॉ कर सकती हैं। और ऑब्वियस ही बात है, इसकी चक्कर में क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ प्रॉपर नहीं लग पाएंगी,
ऑब्वियस सी बात है, देखो अब यहाँ पे कोई बाहर से इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाने आया था, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी से काफ़ी सारे अप्रूवल, कई सारी जगह पर चीज़ें चाहिए होती है। अब वहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, तो वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं और इससे कोई फैक्ट्री वगैरह लगेगी नहीं। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस के अंदर डिले होगा और प्रोसेस के साथ डिले होने के साथ साथ आप ये देखोगे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगी नहीं तो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर वो इंडस्ट्री लग जाती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में रोज़गार जनरेट होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, लोगों को रोज़गार मिलता, लोगों के पास में पैसा आता, डिमांड बढ़ती, बहुत कुछ यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के थ्रू देखने को मिलता। लेकिन वो इंडस्ट्री लगी नहीं पाई इस करप्शन की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि जब प्रॉपर यहाँ पर जो पैसा आता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उस प्रॉपर पैसे को अलग अलग जगह पर बांट के खा लिया जाता है, वो प्रॉपर पैसा कहीं पर भी लगाया नहीं जाता, तो वो कहीं ना कहीं एक इशू बनता हुआ नजर आता है। ठीक बात हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पीएम श्री स्कूल्स के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। अब क्यों है न्यूज़ में, क्या है पूरा का पूरा आर्टिकल, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिछले कुछ टाइम पे करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो बेसिकली वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कवर करनी है ताकि किसी का कुछ छूटे ना। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि अभी टीचर्स डे का जब सेलिब्रेशन हुआ था, यानी 5 सितंबर को जब टीचर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो टीचर्स डे के अवसर पर पीएम श्री स्कूल्स जो है ना, ये बेसिकली एक नया इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अनाउंस किया गया। उन्होंने बोला कि लगभग हमारे कंट्री के जो 14,500 स्कूल्स यानी कि 14,500 जो स्कूल्स हैं ना, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा, वहाँ पर चीज़ों को बदला जाएगा। वो बात यहाँ पर टीचर्स डे पर बोली गई है और ये काम किस स्कीम के अंदर में किया जाएगा, इसी पीएम श्री स्कीम के अंदर में। तो टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग पीएम श्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं टीचर्स डे की, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 1962 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 सितंबर को। अब यहाँ पर आपको पता होगा टीचर्स डे पर एक व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो यहाँ पर इन्हीं के बेसिस पर हुआ, यहाँ पर यह था कि ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1962 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के 1962 में, और कुछ बच्चे इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी क्या बोलते हैं कि देखो मैं कोई फैंसी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, और एक रिक्वेस्ट ये रखते हैं कि इस दिन को हम लोग एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, एज अ टीचर्स डे ऑब्जर्व करेंगे। तब से यहाँ पर 5 सितंबर जो है ना, एक टीचर्स डे की तरह देखने को मिला। राधाकृष्णन जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है तेलुगु फैमिली के अंदर में। तमिलनाडु का एक टाउन है तिरुतानी टाउन, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 सितंबर 1888 में यहाँ पर इनका जन्म होता है। तो बेसिकली इनके बर्थ डेट को ही आप लोग यहाँ पर टीचर्स डे की तरह ऑब्जर्व कर दो, क्योंकि इनका कहना यह था कि मेरा बर्थडे कोई फैंसी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, एक टीचर्स डे की तरह ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई। देखो आपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, वहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि इनकी बर्थ डेट क्या थी, बर्थ डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन ओवरऑल इनका क्या काम था, क्या चीज़ें लिखी हैं इन्होंने, इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, दर्शन शास्त्र पढ़ा है क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से। देन उसके बाद में प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी यहाँ पर प्रोफेसर बने फिलॉसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के अंदर में। ये बेसिकली प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी बने थे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक गलत बोल दिया था। अब उसके बाद में यहाँ पर एक बार मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर बने, दूसरी बार यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के प्रोफेसर बनते हुए नजर आए। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उन्होंने कैसे अलग अलग पदों पर अपना एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 1952 से लेकर 1962 तक, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं 1962 से लेकर 1967 तक, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में सोवियत यूनियन के लिए इंडिया के एम्बेसडर बनकर ये जाते हैं 1949 से लेकर 1952 तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर एज अ 4th वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरह भी ये लोग सर्व करते हैं, यानी कि BHU के 4th वाइस चांसलर की तरह सर्व करते हैं 1939 से लेकर 1948 तक। रिकॉग्निशन की बात करें तो यहाँ पर 1984 में इनकी मृत्यु के बाद में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट इनके कुछ वर्क्स हैं, रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, काल्की और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो कि इनके थ्रू लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब थोड़ा सा टीचर्स डे पर आपको पता होगा कि अब की बार कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे, तो हमेशा टीचर्स डे पर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उन अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं।
नेशनल टीचर्स डे अवार्ड 2022। जो टीचर्स डे है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है, ये आपको पता है। तो इस ओकेशन पर जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ अवार्ड दिए हैं लगभग 45 एक्सेप्शनल टीचर्स को हमारे पूरे देश भर से। तो इन टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया जो कि अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से। इनका पिक्चर भी आया था न्यूज़पेपर के अंदर इन 45 टीचर्स का, जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो हर साल यहाँ पर इस प्रकार से टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पर कुछ नेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, और जो भी विनर होता है, जो भी टीचर्स यहाँ पर विनर होता है इस टीचर्स अवार्ड का, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है। साथ ही साथ में 50,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है और एक सिल्वर मेडल भी दिया जाता है। ये बात हो गई नेशनल अवार्ड के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पीएम श्री स्कूल के बारे में, मतलब जो पीएम श्री जो योजना लेकर आई गई है उसके बारे में, स्कूल्स के लिए जो योजना लेकर आई गई है बेसिकली। तो यहाँ पर पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना। ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फंडिंग करने वाली हैं, और हमारे कंट्री के अंदर लगभग 14,500 स्कूल्स को डेवलप करने वाली है। वहाँ पर चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा, कुछ चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाएगा। इस पर्टिकुलर स्कीम का या योजना का मकसद यही है कि हम लोग जो करेंट टाइम पर स्कूल्स हैं ना, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के अंदर में, लोकल बॉडीज़ के अंदर में, इन स्कूल्स को हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकें, यहाँ की फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। और इसका मकसद यहाँ पर यही है कि जो टीचिंग्स हैं उसको और ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाया जाए, टीचिंग्स बहुत क्वालिटी वाली हो, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आए, बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होने लगे, यानी बच्चे अलग अलग स्किल्स को भी सीखने लगे, डिसीजन मेकिंग सीखें, लाइफ के अंदर कैसे डिसीजन लेना है। कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिसीजन मेकिंग आता है, पर्सनल डेवलपमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ओवरऑल ब्रेन का डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली ये हमारा फोकस रहा है इस पर्टिकुलर योजना के तहत। यहाँ पर जो टीचर्स हैं बेसिकली उन टीचर्स को भी आप कह सकते हो कि जो पढ़ाने की क्वालिटी है उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। प्लस यहाँ पर फोकस किया गया है कि जो एक तरीके से लोगों की लर्निंग है ना, जो लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो बच्चे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, वो अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखें। ऐसा ना हो कि हाँ बस खाली रटने के ऊपर काम किया गया है कि बस ये चीज़ें दे दी गई, ये होमवर्क दे दिया गया, पढ़ लो, एग्जाम दे लो, काम खत्म, और ये अपना सर्टिफिकेट लो, मार्कशीट लो और ख़त्म पढ़ाई। ऐसा नहीं होने वाला है। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत बोला गया है कि बच्चे को यहाँ पर वो चीज़ें सिखाई जाएंगी और जो चीज़ें बच्चा लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, और लाइफ के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है ना। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा जो स्कूल्स है वहाँ पे कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे कि लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, आर्ट रूम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी जो भी यहाँ पर फंडिंग जाएगी उसकी मदद से। बाकी स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा और भी तरीके से, मतलब आज के टाइम पर हम लोग क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। ये जो पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जाए, इस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्कूल हैं ये इस चीज़ के ऊपर भी जोर देने वाले हैं। अब जोर कैसा दिया जाएगा? यहाँ पे ग्रीन स्कूल्स के अंदर आप देख पाओगे, पता है क्या करने वाले हैं? स्कूल्स को बेसिकली एज अ ग्रीन स्कूल डेवलप करने वाले हैं। वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ लेकर आ जाएंगी, पानी को कैसे यहाँ पर बचाना है, जो कूड़ा करकट है उसको कैसे रिसाइकिल करना है, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। तो ऐसे काम किए जाएंगे ताकि स्कूल्स को और ज़्यादा अपडेट किया जा सके। ये यहाँ पर फोकस है पीएम श्री का। आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं क्योंकि जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक आ जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबाओ और आप लोग सपोर्ट करो, 2K+ लाइक्स को जल्द से जल्द अचीव करवाओ। आओ फिर डिस्कशन करते हैं वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जी के बारे में। तो जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर आपको ये हेल्प करेगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री जी ने किया वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जी को श्रद्धांजलि दी है इनके 151st बर्थ एनिवर्सरी पर। तो 151वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर इनकी ऑब्जर्व करी गई है 5 सितंबर 2022 को, और इसी अवसर पर यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में बने हुए थे। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जी के बारे में, तो इनको जाना जाता है कपुलतिया तमिलन के थ्रू, द तमिल हेम्समैन आप कह सकते हो।
ठीक है ना। कपोलतिया तमिलन आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो आप लोग बता देना यहाँ पर। ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी हैं, इनको यहाँ पर इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब इनका बर्थ कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था, आप लोग ध्यान रख सकते हो। मतलब फिर भी इसमें बर्थ जो है ना वो नहीं पूछी जाती है, तो बर्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वर्क्स करे गए इनके थ्रू वो यहाँ पर ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो वहीं से बनते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके पूरे नाम की बात करें तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई, लेकिन जो वीओ है आगे इसका मतलब क्या है? वलिनायगम ओलागनथन चिदम्बरम पिल्लई, ये इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर इनका जन्म होता है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है ना, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये ग्रेजुएट होते हैं कार्लवेल कॉलेज ट्यूटिकोरिन से। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अपनी मतलब पूरी की पूरी स्टडी वगैरह कंडक्ट करी है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे पॉलिटिक्स के अंदर इनकी एंट्री होती है। पॉलिटिक्स में ये 1905 में एंटर करते हैं, 1905 में। फिर उसके बाद में मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया। और आपको पता होगा जो बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन की जब बात चल रही थी ना, तो तभी स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर उठा हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट यानी कि हम अपने कंट्री के सामान का इस्तेमाल करेंगे, जो बाहर का सामान है उसका बॉयकॉट कर देंगे। अब बेसिकली जो स्वदेशी मूवमेंट है वो हमारे पूरे देश भर में जो फैला है ना, मतलब बंगाल की साइड से सदर्न साइड में, साउथ वाले रीजन में तमिलनाडु तक जो पहुंचा है वो बेसिकली वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी के थ्रू पहुंचा है। तो यहाँ पर चिदम्बरम पिल्लई जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो स्वदेशी मूवमेंट है ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और स्वदेशी मूवमेंट को वहाँ पे भी फॉलो किया। मतलब बंगाल से वो स्वदेशी मूवमेंट पहुँचता है सदर्न साइड में तमिलनाडु तक, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से पहुँचता है। यानी कि एक बहुत बड़ी पकड़ मिलती है स्वदेशी मूवमेंट को इनकी वजह से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में, देश की आज़ादी के अंदर में। 1906 तक इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ था मर्चेंट्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का। जहाँ पे इनकी पैदाइशी हुई थी वहाँ पे जो भी मर्चेंट्स थे, है ना, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट था इनके प्रति। अब यहाँ पर इनका एक आइडिया था स्वदेशी मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने का उस पर्टिकुलर रीजन में, सदर्न रीजन में। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर सपोर्ट किया गया वहाँ के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू, और उनकी मदद से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को भी बनाया गया। मतलब जो विदेशी सामान था उसको बॉयकॉट करके हम लोग अपने कंट्री का सामान यूज़ करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था। बंगाल के विभाजन के बाद में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का मूवमेंट चल रहा था उस समय की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर क्या होता है यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश भी करते हैं, जैसे कि स्वदेशी प्रचार सभा हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर धर्म संघा, निसाबू सलाई, नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड। तो ये अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन्होंने एस्टेब्लिश करे थे। उसके बाद मैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट राइटिंग्स इन्होंने क्या क्या लिखा है। मेयरम, उसके बाद में मेयर रिव्यू, देन यहाँ पर एंथोलॉजी, देन तिरुकुरल विद लिटरेरी नोट्स ऑफ मनाकुदवर, देन यहाँ पर आप अलग अलग नाम देख पाओगे, ऑटोबायोग्राफी। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इनके थ्रू लिखी गई हैं। बाकी यहाँ पर इनकी डेथ होती है 18 नवंबर 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिस में तूतुकुरिन के अंदर यहाँ पर इनकी डेथ होती है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि यहाँ पर इनकी राइटिंग्स प्लस स्वदेशी मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादा कुछ मतलब जैसे कि इनका जन्म कब हुआ ये तारीख वगैरह नहीं पूछी जानी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर मत देना। बाकी यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जोर देना। अब ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी यहाँ पर आधे घंटे का हो चुका है, वरना एक आर्टिकल में आपके साथ में ये और डिस्कस करता, ठीक है ना। इस वाले आर्टिकल को मैं आपके साथ में कल इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ पे लोकायुक्ता की पावर के डायल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। केरला ने लोकायुक्ता अमेंडमेंट यहाँ पर किया है, उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है केरला के अंदर में। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो हम लोग कल जान लेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगा। अब यार ये है ना कि वीडियो बड़ी मुश्किल से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि सर वीडियो रेगुलर लेकर आओ, तो यहाँ पर इसको मैं मैनेज कर पा रहा हूँ इस समय। तो बेसिकली अभी यहाँ पर टाइम काफ़ी हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं, 8 का टाइम है, तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ। वरना मैं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वीडियो थोड़ा सा और लेट अपलोड करना तो मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं, वेट कर लो, कल आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो तैयार है ही। पीपीटी के अंदर मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, पीपीटी से आप लोग चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना। बाकी करप्शन वाला आर्टिकल हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और फिर इसके साथ में हम लोग करेंगे अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।